जब हम अपने प्रश्न को पढ़ते हैं, यहाँ टाइल्स का आधार लिखा गया है, और जो आधार है, आधार की माप हम अगर लिखते हैं तो आधार 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। और यहाँ पर टाइल्स की ऊंचाई दी गई है, टाइल्स की ऊंचाई। यह ऊंचाई जब भी लिखी जाएगी आधार से लिखी जाएगी, 10 सेंटीमीटर। जैसे अगर ये हमारी टाइल्स है, हम लोग यहाँ देखते हैं इस क्रम में एक टाइल्स बनी हुई है, इस क्रम में बनी हुई टाइल्स को अगर हम देखते हैं, अगर हमारा आधार ये 24 है, तो ये जो लाइन जरा यहाँ होती है इसको हम कहते हैं, यही हमारी ऊंचाई यानी यच होती है, जो कि 10 सेंटीमीटर है। क्या इस माप की टाइल्स को इस रूम में सेट करना है, और जो हमारा रूम यानी कमरा है, कमरे का क्षेत्रफल, कमरे की फर्श का क्षेत्रफल, फर्श लिखते हैं, फर्श का क्षेत्रफल। अब हमने कहा लिखा है कमरे की फर्श का क्षेत्रफल 1080 मीटर स्क्वायर। यही तो लिखा है ना बेटा। तो फर्श का क्षेत्रफल है 1080 मीटर स्क्वायर, जिसमें इन टाइल्स को फिट किया जाना है। बेटा टाइल्स क्या करेगी, टाइल्स का जो वर्क है यह इसी क्षेत्रफल को कवर करेंगी, इसी क्षेत्रफल को कवर करेंगी। तो कितनी टाइल्स यूज होगी, जो हमारे टाइल्स की संख्या है इतनी टाइल्स हमें लगेगी जितना कि इसका क्षेत्रफल है। मीन्स हमारी टाइल्स का क्षेत्रफल और इस फर्श का क्षेत्रफल दोनों समान होगा। जैसे हम लोग अपने घरों में हैं, वहां पर हम कितनी टाइल्स यूज करेंगे, उन टाइल्स को यूज करने के क्रम में हम ये बता सकते हैं, टाइल्स को यूज करने के क्रम, अगर हमारा इतनी बड़ी एरिया है और ऐसे अगर टाइल्स यूज होती है, चलो एक रफ भी बना लेते हैं, ये हमारे कमरे की फर्श है और इस प्रकार इसमें टाइल्स यूज होती है। जैसे देख लो, हम लोगों के घरों में इस प्रकार टाइल्स या पत्थर लगे हुए मिल जाते हैं, और इस प्रकार जब ये पत्थर लगे हुए मिल जाते हैं तो हम इन पर ये गणना कर लेते हैं कि कितने पत्थर ऐसे लगे हैं, और हम उनको आसानी से गिन लेते हैं। लेकिन जब यही पत्थर लगे नहीं है और हमें गिनकर मंगाना है, इस गणितीय गणना के द्वारा हम ये भी निकाल सकते हैं कि हमारे इस फर्श में कितने पत्थर आएंगे। यही सोचकर इसी गणना के आधार पर जब हमारा घर बनाने वाला मिस्त्री आता है और हम जब पूछते हैं कि कितना प्रयोग होगा, तो हमें गणना करके बता देता है। तो टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर हमारे फर्श का क्षेत्रफल, उतना क्षेत्रफल यूज होगा। तो बेटा देखो, हमारी ये इकाइयां सेंटीमीटर में है, और गणना के लिए हम अपनी इन इकाइयों को, क्योंकि हमारी अगली इकाई जो ये मीटर है, तो अगर हम यहाँ सेंटीमीटर लिखते हैं तो 0.24 सेंटीमीटर 24 मीटर, और ये हो जाएगा 0.10 मीटर, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर का 100वां भाग होता है, ये हमारे 100वें भाग पर पहुंच जाएगा। ये 24 सेंटीमीटर है, 0.24 मीटर हो जाएगा, और जो 10 सेंटीमीटर है 0.10 मीटर हो जाएगा। तो अगर हम यहां समझना लिख देंगे, फर्श का क्षेत्रफल ही बराबर टाइल्स का क्षेत्रफल, या यहां ऐसे भी लिख दो, टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर
फर्श का क्षेत्रफल बराबर फर्श का क्षेत्रफल। इसलिए हमारी टाइल्स समलंब के समांतर चतुर्भुज के आकार की हैं। हमें उनकी संख्या निकालनी है। हमें कितनी टाइल्स चाहिए? हमको चाहिए 1080 मीटर स्क्वायर। और इस 1080 मीटर स्क्वायर फर्श के लिए हमें टाइल्स की कितनी संख्या चाहिए? अब हम यहां लिख लेंगे टाइल्स की संख्या बराबर, केवल जब हम प्रश्न समझ लेंगे तो सरल हो जाएगा। टाइल्स हमारी समांतर चतुर्भुज है, हम लिखेंगे बी इंटू एच। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? बी इंटू एच। यहां लिखेंगे 1080 मीटर स्क्वायर और यहां लिखेंगे इस एक लाइन को अगर हम रिलेट कर देते हैं, या चलो यहां पर हम फार्मूला ही लिख लेते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं। यहां पर लिखेंगे फर्श का क्षेत्रफल, ये फर्श का क्षेत्रफल जो लिखा गया है, और बटे में टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स का क्षेत्रफल। हम इसको अलग अलग करते हुए विभाजन कर सकते हैं। क्योंकि फर्श में ही टाइल्स फिट होगी तो फर्श के क्षेत्रफल को टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। मीटर स्क्वायर बटा 0.24 गुणे 0.10। हाँ बेटा बोलो। हाँ, इसलिए लिखा है कि जो हमारी टाइल्स कितना यूज होगी, टाइल्स का क्षेत्रफल वास्तविकता में जो टाइल्स इसी पूरे फर्श पर बिछाई जाएगी तो कितनी टाइल्स आएंगी, उन सबका क्षेत्रफल फर्श के बराबर होगा। जितनी भी टाइल्स आएंगी ना बेटा, उनका ही क्षेत्रफल फर्श के बराबर होगा। उसी फर्श के क्षेत्रफल के ही हिसाब से हम अपनी टाइल्स को मंगाएंगे। और टाइल्स की जब संख्या निकालने के लिए जब हम कहेंगे तो उसका सूत्र बनेगा फर्श का क्षेत्रफल बटा एक टाइल्स का क्षेत्रफल। और फिर हमारी ये गणना यहां पर होगी। और इस गणना के लिए दशमलव यहाँ दो दो अंकों पर है, तो हम यहाँ दशमलव को हटाते हुए ऊपर शून्य बढ़ा सकते हैं। 1080, यहाँ का दशमलव हटाओगे 24 का, तो 24 को हटा के यहाँ 2 शून्य, और यहाँ का जब हटाओगे तो 10 लिख करके 2 शून्य यहाँ भी। इसलिए कि ये 100 से गुणा होगा, कि यहाँ 100 से गुणा होकर 2 शून्य बढ़ जाएंगे। 100 का गुणा यहाँ होगा, दशमलव हटाएंगे, 100 का गुणा यहाँ होगा। अभी दशमलव में भाग लगाने के लिए कहेंगे तुम लोग परेशान होंगे, तो यहां से हम 1 शून्य बाद, जिसे देखो अभी बाद में बता देते हैं, अभी समझ लेना। अब यहां सरल करोगे, 12 दूना 24, 12 नवैया 108, इतना तो समझ में आ गया। और यहाँ 4 शून्य बढ़ा दो, ये 1 2 3 4, फिर 2 से 2 चौक 8, 1 9 10, 2 पंचे 10, और फिर 3 शून्य। क्या? अच्छा, हाँ ठीक है। तो कक्षा 7 में टीचर ने ऐसे सरल करना नहीं बताया है। हाँ, देखो अब हम इसके ऊपर के भाग को इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, और तब तुम्हें लिखा बताते हैं। चलो देखो, अभी ये 12 दूना 24 समझ में आया, 12 नवैया 108, और फिर कितना शून्य बचा है, आगे बढ़ा दो। अब फिर 2 से भाग दो, 2 1 का 2, 2 का पहाड़ा 9 में, 2 चौक 8, 1 9, 1 से आगे यहाँ शून्य बचेगा 10, 2 पंचे 10। हाँ बेटा, तो अब यहाँ 3 शून्य बढ़ा, 3 शून्य लिख दिया, कितना आ गया? 45,000। इस प्रकार पूरे कमरे में
45,000 टाइल्स का प्रयोग होगा। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न की गणना हो जाएगी। तो इस प्रकार हमको यहां मिल गया कि हमारे इस पूरे फर्श पर 45,000 टाइल्स का प्रयोग किया जाएगा। और ऐसे ही हमारा दूसरा प्रश्न भी है, छठवां नहीं पांचवा। हम अपने पांचवें प्रश्न को पढ़ सकते हैं। पांचवें प्रश्न को पढ़ सकते हैं कि हमारा ये पांचवा प्रश्न किस क्रम से है। पांचवा प्रश्न हमारा किस क्रम से है, यहां लिख रहा है पांचवें प्रश्न में। अभी तुम लोग हम दिखा देते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या लिखा है, एक चींटी किसी फर्श पर बिखरे हुए विभिन्न आकार के भोज्य पदार्थ के टुकड़ों के चारों ओर घूम रही है। भोज्य पदार्थों के किस टुकड़े के लिए चींटी को सबसे लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। स्मरण रखिए, वृत्त की परिधि का सूत्र यहाँ दिया गया है, जहां आर वृत्त की त्रिज्या है की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। इस चींटी के लिए 3 कंडीशन यहाँ दी गई है, ए, बी और सी। और इस चींटी की कंडीशन के अनुसार चींटी को किस क्रम में सबसे ज्यादा लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा, यह हमें गणना करनी है। पहले चित्र में हम देखेंगे कि यह जो 2.8 वृत्ताकार मार्ग का व्यास है। तो यहां लिखेंगे अर्धवृत्त की परिधि यानी परिमाप। अर्धवृत्त की परिधि, परिधि का सूत्र हम पढ़े हैं, पाई डी। डी का डायमीटर यानी व्यास, पाई गुणे व्यास। और अर्धवृत्त है तो 1/2। अर्धवृत्त है तो 1/2। 1/2 गुणे 22/7 गुणे व्यास 2.8 सेंटीमीटर। यहाँ सरल कर लो, यहाँ तो 11 हो जाएगा और यहाँ से भाग दे दो 0.4। 7 चौक 7 कम 7 7 चौक 28 गुणा करोगे 11 चौक 44 और 0.1 बिंदु पर 4.4 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का मतलब हुआ यहां से चलकर इस रास्ते से ये यहां तक पहुंचेगी, यहां तक पहुंच जाएगी। ये तो व्यास परिधि आ गई। अब निकालेंगे चित्र 1 पर चली गई दूरी। चित्र नंबर ए पर चली गई दूरी। इस दूरी में जो हमारा अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का परिमाप और प्लस ये जो हमारा व्यास है, परिधि, क्योंकि अगर परिधि पर ही चलेगी 4.4 तो ये यहां से चलकर केवल यहां पहुंचेगी। इसको यहां तक आना है तो इसे भी चलना पड़ेगा। परिधि धन व्यास, और इस क्रम से ये हो जाएगा 4.4 धन 2.8 और फिर 7.2 सेंटीमीटर। 7.2। ये जो 4.4 है ना बेटा, ये अर्धवृत्त का ही है। यहां से चलकर जब ये इतना आएगी, यहीं पे इसकी 4.4 सेंटीमीटर की दूरी पूरी हो जाए, कंप्लीट हो जाएगी। इस यात्रा के लिए यहाँ इसको 2.8 सेंटीमीटर और चलना पड़ेगा। इस क्रम में इसको
इस क्रम में इसे 2.8 सेंटीमीटर और चलना पड़ेगा और इस क्रम से इसे कुल अपने एक एक चित्र में इस प्रथम चित्र पर 7.2 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा। और ऐसे ही अब हम बी के लिए गणना करेंगे। हमें 3 गणनाएं करनी है। चित्र बी के लिए गणना करेंगे। जो हमारा चित्र बी है ये तो इतना अर्धवृत्त का है। अभी हमने अर्धवृत्त की का परिधि निकाल दी है, ये तो इतना ही आएगा। हम इसे फिर सरल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जब प्रारंभ कर चले, यहाँ से ये करें, माना कि वो यहाँ से प्रारंभ करती है चींटी चलना, ये जाएगी पहले यहाँ पर, देखो इस क्रम से चलती हुई तब यहाँ तक आएगी, तब ये अपने अर्धवृत्त पर लास्ट में चलती हुई अपने इस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाएगी। तो बी में क्या होगा? बी में हम निकालेंगे अर्धवृत्त की परिधि और प्लस यहां होगा शेष तीनों भुजाओं का योग, शेष 3 भुजाओं का योग। हाँ दिखेगा, शेष 3 भुजाओं का योग। इस क्रम से अर्धवृत्त की परिधि तो भी समझा दिए ना, ये यहां से लेकर इतना ही अर्धवृत्त है। हमारी 3 भुजाएं हैं, 1, 2 और 3। ये हमारा 2.8 होगा, इसी क्रम से बना हुआ है। अर्धवृत्त की परिधि हम अपने इस पहले इस चित्र से ले लेंगे, क्योंकि वहां पर भी जो परिधि निकाली गई है परिधि सभी चित्रों में समान है। तो हम यहां लिखेंगे 4.4 धन, यहां पर इसकी माप 1.5 है, ये भी 1.5 है, ये 1.2 है। 1.5 धन 2.8 धन 1.5 सेंटीमीटर। और फिर हम इन सबको जोड़ लेंगे। 5, 5, 10, 8, 18, 18 में 4 जोड़ोगे 22 का 2, हाथ से 2, 2, 4, 6, 6, 7, 7, 2, 9, 1, 10। इस प्रकार यहाँ आ गया 10.1 अंक पर लगा देंगे, आ जाएगा 10.2 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त की परिधि हमने यहाँ गणना की है। फिर अगले चित्र में शेष 3 भुजाओं का योग, भुजा नंबर 1, भुजा नंबर 2 और भुजा नंबर 3, हम इनका योग निकाल देंगे। और जो हमारा सी का चित्र है ना बेटा, सी में जो हम सी लिखते हैं, यहां देखना, सी के चित्र में जो हम लोग सरल करेंगे वहां पर भी हमें इन्हीं तथ्यों को ध्यान देना होगा। ये हमारा इतना हिस्सा अर्धवृत्त है यहां तक, और इसकी माप भी 2.8 ही है। यहां पर भी ये हमारा अर्धवृत्त ही बनेगा। हाँ बोलो। हाँ हाँ, ये पहले तो ऊपर अर्धवृत्त है और निचला हिस्सा है जो है इस क्रम से है। ये देखो, जिसकी माप यहां दी गई है 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। अब हम सी में लिखेंगे क्या? सी का क्षेत्रफल जो परिमाप होगा, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर, एक मिनट, इसकी वर्डिंग थोड़ा मिस हो गई। लिखेंगे बिंदु सी
चित्र आकृति सी पर चली गई दूरी, हाँ, सी पर कुल दूरी क्या हो जाएगी? वैसे हम बी के लिए भी लिखेंगे, सी के लिए भी लिखेंगे। तो यहां अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप कितना समझ में आ रहा है ना बेटा? अर्धवृत्त कितना होगा? इस बिंदु से चलकर यहां तक, और शेष एक भुजा ए और एक भुजा ए प्लस शेष दो भुजा की माप, शेष दो भुजाओं की माप। अर्धवृत्त का हमने एक बार गणना कर लिए, हर बार वही आएगी 4.4 और प्लस 2 सेंटीमीटर यहां से और 2 सेंटीमीटर यहां से, 2 + 2 सेंटीमीटर। यहां हम इक्वल करते हैं तो 2 × 2 = 4 और 4 = 8, 8.4 सेंटीमीटर। इन तीनों गणनाओं में हमें इस प्रकार इनकी दूरियां प्राप्त हुई हैं। एक चित्र ए पर चली गई दूरी 7.2, चित्र बी पर चली गई दूरी 10.2 और चित्र सी पर चली गई दूरी 8.4। और जो तुम्हारा प्रश्न है वो यही पूछ रहा है कि किस भोज्य पदार्थ के किस टुकड़े को प्राप्त करने के लिए चींटी को सबसे लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा, अर्थात कौन सी आकृति में चींटी को सबसे अधिक चलना पड़ेगा। और हमें यही यहाँ पर गणना करनी है। और जब गणना करते हैं तो पाते हैं कि हमें जब बी की आकृति 20 की आकृति पर चींटी चलना प्रारंभ करेगी तो उसे सबसे अधिक चलना पड़ेगा, बी के लिए उसे सबसे अधिक चलना पड़ेगा। बी पर उसे 10.2 सेंटीमीटर की दूरी तय करनी होगी।